हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है आपका। अपनी जो ईओ और आरओ की मैराथन चल रही है उसमें हमने राजस्थान हिस्ट्री कवर किया है। राजस्थान आर्ट कल्चर का अपनी क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। हमने जो लास्ट वाली क्लासेज है वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो नहीं देखेंगे जब तक मतलब नहीं रहता, फिर आपको ऐसे टू द पॉइंट कोर्स है वो कवर करना है। तो हमने देखा चित्रकला वाला, हस्तशिल्प वाला, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सवाल आ सकते हैं, वो सब हमने देखे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वाला चैप्टर है अपना राजस्थान के महल। वैसे तो देखो महल ये सब संरचनाएं, कुछ स्थापत्य कला, कौन से मंदिर मतलब कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसमें ये महल बने हुए हैं, या कुछ ऐसा पीछे वाले जो चैप्टर है उसमें कंटिन्यू कर चुके हैं, या राजस्थान हिस्ट्री में भी आ गया। मान लो हवा महल हमने देख लिया है, तो इस पैटर्न के सवाल आते हैं। तो कुछ और बचे हुए हैं वो इस चैप्टर में हम कवर कर लेते हैं। हवा महल का मैंने आपको राजस्थान की हिस्ट्री में इन्हीं क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं अपन, फिर भी देख लेते हैं एक बार और। हवा महल की स्थापना 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित करवाए। सवाई प्रताप सिंह राजा पड़ा था, कछवा शासक सवाई प्रताप सिंह, उसने हवा महल का निर्माण करवाया था। कब? 1799 ईस्वी में। 5 मंजिली इमारत है ये, 5 मंजिल की भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनवाया था। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो सवाल आ सकते हैं कि कहीं भी कोई भी लाइन है उसको स्किप मत करना। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, या तो ये होगा कि हवा महल का निर्माण निम्न में किसने करवाया, तो सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। क्या ये 5 मंजिली इमारत है? स्टेटमेंट दे देंगे तो हाँ ये 5 मंजिली इमारत है ना। और इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर है उसने बनवाया था। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसका निर्माण भी बलुआ पत्थर और चूने से किया गया है। और 953 टोटल इसमें कितनी खिड़कियां हैं, ध्यान में रखना है आपको। 5 मंजिली इमारत है, हवा महल है, तो 953 इसमें खिड़कियां हैं। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भगत थे, अतः इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया गया है। हवा महल का निर्माण किसमें? मुकुटाकार आकार में हुआ। सबने देखा होगा जयपुर में हवा महल। तो ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस 5 मंजिली इमारत का निर्माण करवाया, और इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनवाया था, बलुआ पत्थर से निर्मित, जिसमें 953 खिड़कियां हैं। क्लियर? नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ का किला, कुछ बोलो, अभी हम पढ़कर आए हैं पिछली क्लासेस में। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है नाहरगढ़ का किला, नंबर 1। तो निर्माण किसने करवाया? 734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी देखा था हमने। वर्तमान स्वरूप किसने? स्वाई राम सिंह ने इसको वर्तमान रूप दिया था। अरावली पर्वतमाला में स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसी, जिसको 9 यहाँ पासवान है उनके नाम पर, यहाँ पर एक जैसे 9 महल है, उनका निर्माण करवाया। मैंने कहा ना ये टॉपिक है, ये पीछे वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये हम देख चुके थे नाहरगढ़ का किला, उसमें कुछ महल है जो ये 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनाया। तो इस चैप्टर में भी हम इसी को देख रहे हैं। अगला है जूना महल, ये आ सकता है। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जो जूना महल है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है। 13वीं सदी में निर्मित यह महल आकर्षक भित्ति चित्र और शीशे के कार्यों से अलंकृत है। इस महल की नींव किसने रखी थी? डूंगरपुर के महारावल थे वीर सिंह ने। डूंगरपुर के महारावल वीर सिंह ने इस जूना महल है इसकी नींव रखी थी, और ये कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है जूना महल। सिटी पैलेस, चंद्र महल भी बोलते हैं, चंद्र ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है चंद्र महल। तो इस चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर का है। यहाँ जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित चांदी के पात्र रखे हुए कुछ, वो विश्व प्रसिद्ध है। ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था सिटी पैलेस। और यहाँ स्थित दीवान आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय एवं शास्त्रागार था। 19वीं ईस्वी में महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए इस महल के पूर्वी द्वार को सिरेड्योडी कहते हैं। और मुगल, यूरोपीय और राजपूत तीनों स्थापत्य है, उनका सुंदर समन्वय इसमें देखने को मिलता है। जयपुर में सिटी पैलेस, इससे सवाल बहुत कम पूछे जाने के चांसेस है। हाँ ये पूछ सकते हैं कि उमेद भवन कहाँ पर है, तो कहाँ पर? जोधपुर में है। महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्माण और अकाल हितकारियों के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसको चित्र पत्थर से बनने के कारण हम क्या बोलते हैं? इसको चित्र पैलेस भी बोलते हैं। अब आपसे ये सवाल, आपको बताओ उमेद भवन आपको बताओ, पर आपकी नजर में ये नहीं आया कि इसी को चित्र, एक पत्थर है उसका यूज किया गया था इसको बनाने में, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? चित्र पैलेस बोलते हैं। तो चित्र पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। जो उमेद भवन है उसी का दूसरा नाम क्या है? चित्र पैलेस है। चित्तौड़गढ़ में स्थित फतेह प्रकाश पैलेस, महाराणा प्रताप, एक फतेह प्रकाश पैलेस और है, महल है, वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है।
और इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने। बूंदी में स्थित है सुख महल पैलेस, इसका निर्माण किसने करवाया? विष्णु सिंह नामक राजा थे, उसने इसका निर्माण करवाया था। केसर विलास कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। भरतपुर में किशोरी महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी किशोरी देवी के लिए बनाया था। तो ये कुछ महल है। मिलान आ सकता है, या हो सकता है आपके वन लाइनर सवाल आ जाए कि ये सवाल आ जाए कि केसर विलास निम्न में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि महल क्लियर दे रखा है ना, तो कहाँ पर? सिरोही जिले में है। भरतपुर में कौन सा महल है? किशोरी महल है, निर्माता महाराजा सूरजमल है। सुख महल निम्न में कहाँ पर है? तो बूंदी में सुख महल है। चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश महल है, वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है। बूंदी में रंग महल है, रंग महल कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। रंग महल बूंदी जिले में। निर्माता कौन है? महाराव छत्रसाल। यह रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए, बूंदी तो है ही दो, बूंदी में हम चित्रकारों में देखते हैं जब भी दो विशेषता पढ़ते हैं ना बूंदी चित्रकला की, एक तो पढ़ते हैं कि उसमें पशु पक्षियों का प्रमुखता चित्रण किया गया, दूसरा अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भित्ति चित्र है कहाँ पर? यहाँ कोई बने हुए महल है, कोई दुर्ग है, वहां पर इन भित्ति चित्र है, इनका निर्माण किया गया। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? महाराव छत्रसाल ने करवाया था। और यह रंग महल अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर में डी के महल है, डी के महल कहाँ पर है? भरतपुर में। निर्माता कौन है? महाराजा बदन सिंह, जो जयपुर के भरतपुर के राजा थे, जाट राजा महाराजा बदन सिंह, उन्होंने डीग के महल है जो भरतपुर में इनका निर्माण करवाया था। और डीग में स्थित एक है जल महल, उसका निर्माता कौन है? महाराजा सूरजमल। बीकानेर में कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल और जोधपुर के फूल महल है, ये फेमस है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा महल किस जगह पर है और आगे उसका निर्माता निम्न में से कौन है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? अब जल स्थापत्य भी हमारे दे रखा है, अगला टॉपिक अपना है वो जल स्थापत्य का है। तो जल स्थापत्य का मतलब जहां पर जो कुएं बने हैं, जो बावड़ी बनी हुई है, कुंड है, टांके हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? जल स्थापत्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये राजस्थान की पहचान है। तो कुआं राजस्थान में उपयोगी क्या है? जल स्रोत है। बांदी कुई नाम का किसी बांदी द्वारा बनवाई गई कुएं के नाम पर रखा गया। बांदी कुई का कुआं फेमस है ना, बांदी कुई दौसा की, तो बांदी नामक द्वारा बनवाई गई कुएं के नाम से यह स्थान फेमस हो गया। बाटाड़ू गांव है, एक कहां पर है? बाड़मेर जिले में। आधुनिक पाषाण कला से निर्मित संगमरमर का कुआं है, वो दर्शनीय है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संगमरमर का कुआं राजस्थान में निम्न में कौन सा कुआं है जो संगमरमर के कुएं के नाम से फेमस है? तो बाटाड़ू का कुआं। और कहां पर? ये है बाड़मेर जिले में। तो बाटाड़ू गांव में आधुनिक पाषाण कला से निर्मित संगमरमर का कुआं है, वो दर्शनीय है। टांके, टांके जल स्थापत्य के उदाहरण है। इस पर बरसाती पानी एकत्रित करने के लिए प्राचीन काल में अभी भी टांके का निर्माण करते हैं। टांकों के अच्छे नमूने किलों में स्थित है, किलों में बनाते थे, जिनमें जैसे जयगढ़ का किला हुआ है उसमें बहुत सारे टांके हैं, वो बनाए गए हैं। ठीक है। राजस्थान में एक जो जल स्थापत्य के अंतर्गत जो फेमस है वो कौन सी है? बावड़ी, यहाँ है ना, बावड़ी निर्माण है, वो बहुत फेमस है। उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी बावड़ियों में विशेष स्थान रखा जाता था। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः यहाँ तो कोई रानी होती थी, राजमाता, या कोई धनी व्यक्ति, श्रेष्ठी, कोई सामंत है, उनके द्वारा क्या इन बावड़ियों का निर्माण समय पर किया जाता था। जैसे बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की चांद बावड़ी, आबानेरी की चांद, आपसे पूछ लेते हैं आबानेरी की चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? आबानेरी कहाँ है? दौसा में। तो दौसा जिले में स्थित है आबानेरी की चांद बावड़ी। वो राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। किसी चांद नामक राजा ने इसे बनाया था, उसके नाम पर इसका नामकरण कर दिया चांद बावड़ी। तो कहाँ पर? आबानेरी की चांद बावड़ी। मेवाड़ महाराणा थे राज सिंह, उसकी पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आपको दो चीज याद रखनी है, यहाँ पेपर क्या आता है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप, हमें कोई लिखना नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं है अपनी ईओ में, खाली हमें टिक करना है। तो ये देखो क्या आएगा इसमें से सवाल, आप खुद बनाओ कि त्रिमुखी बावड़ी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? जल स्थापत्य दे रखा है आपके सिलेबस में। तो जल स्थापत्य का मतलब ही क्या होता है? कहाँ पर कोई टांके बने हुए हैं, कोई बावड़ी ऐसी बनी हुई है, कोई कुआं ऐसा जो फेमस है, तो वो जगह है, उस जगह का नाम है, वो याद रखना है हमको। तो त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में त्रिमुखी बावड़ी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक रानी थी रामरसदे, रामरसदे मेवाड़ महाराणा राज सिंह की रानी थी, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। डूंगरपुर के निकट प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी। अब नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। महारावला आस्कण की पत्नी प्रिमल देवी ने इसको बनवाया था। तो महारानी की, अब मैंने पहले बताया बावड़ी होती थी, ये किसका निर्माण कौन करता था? कोई राजमाता, किसी रानी ने, श्रेष्ठी ने, सामंत ने, वो सब बावड़ियों का निर्माण करते थे।
तो महारावल आस्करण की डूंगरपुर के निकट है, फेमस कहाँ की, एक तो नाम याद रखना कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में। निर्माण किसने करवाया था, महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने। बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी, नाम सुना होगा सबने, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है भाई, बूंदी जिले में। इसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में इसका निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में। निर्माण किसने करवाया, रानी प्रिमल देवी ने। आपसे पूछ ले कि त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है, तो उदयपुर जिले में। निर्माण किसने करवाया, रानी रामरसदे ने। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी जिले में। निर्माण किसने करवाया, नाथावती रानी ने करवाया। ठीक है, ये था। अब ये कुछ सवाल आए जो पीछे हम देख के आए थे, जैसे हमने चित्रकला करी, धूप कर लिया है ना, महल मंदिर, तो उन सब के कंबाइन मैंने सवाल बनाए हुए। देखो, सीताराम बदन सिंह नानक राम नामक चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये सवाल आप खुद करके आओ, फिर पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला अपनी चरम पर पहुंची थी, ये मैंने क्लास में आपको करवाया। महाराजा अनूप सिंह, सुरजन सिंह, राजा नागरीदास या राजा प्रताप सिंह, है ना, तो राजा नागरीदास थे। राजस्थान चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है, इस पैटर्न के सवाल आते हैं, जब भी मैं ये सवाल लेकर आई हूँ। नहीं है पूछा है तो स्त्री सुंदरता बिल्कुल है, क्योंकि बड़ी ठंडी है वो, तो उसको तो एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा तक बोला है। विषय वस्तु की विविधता बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार संबंधी, धर्म संबंधी, प्रकृति संबंधी, शिकार संबंधी बहुत विषयों पर चित्र है, उनका निर्माण किया गया। चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, यहाँ आदर्श हिंदू जीवन परंपरा वीरता का समावेश, तो ये होगा। चित्रकार का नाम अंकित होना नहीं, राजस्थान के चित्रकार कभी भी अपने चित्रकला होते थे उन पर नाम अंकित नहीं करते थे। राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या बूंदी, तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। ठीक है, आप खुद करना, मैं लास्ट में कंबाइन आपको ये सब सवाल लेकर के और आपके लिए एक अलग से क्लास बना दूंगी। अभी फिलहाल मैं इनके आंसर आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप खुद देखो कि आपने जो पीछे वाले चैप्टर है वो कितने अच्छे से कवर किए हैं। ये खुद को मूल्यांकन करने का एक तरीका होता है कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ ले, उसके बाद हम MCQ करके देखें, 20, 25, 50 जितना भी पॉसिबल हो, उसके आधार पर हम ये देख पाएंगे कि हमारा जो पीछे वाला चैप्टर हमने कवर किया है, पढ़ा है, वो कवर सही से हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप देखो इन सबको। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण, बहुत मैंने जोर देके ये बात बताई थी, तो इसका निर्माता कौन सा महाराजा था, तो आप खुद बताना कि इसका राव सुरजन, राव अनिरुद्ध, महाराव बुद्ध सिंह, महाराज उमेश सिंह कौन था। ऊंट की खाल पर चित्रांकन कहलाता है। ये चित्रांकन किस शैली की एक विशेषता है, तो मैंने आपको एक चित्रकला शैली थी, उसकी दो विशेषताएं बताई थी, एक मथेरन कला, एक उत्साह कला। तो कौन सी शैली है इसकी, ध्यान दो खुद कि जिससे ऊंट की खाल पर चित्रांकन हुआ है। राजस्थान चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो मैंने आपको बताया था कि पंडित द्वारका प्रसाद, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्णदास, तो आनंद कुमार स्वामी इसका राइट आंसर होगा। दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए फेमस है, माउंट आबू मैंने आपको 2 दिलवाड़ा मंदिर पढ़वाए थे, 2 है, कौन से, बौद्ध, जैन या राजपूत या मुस्लिम। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो राणा उदय सिंह ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या बप्पा रावल ने, तो इसका राइट आंसर आपका होगा बप्पा रावल। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, रानी कनकावती, भगवंत दास, उदय सिंह या राणा सांगा। गलता तीर्थ स्थित है, तो किस देवता को समर्पित है, गलता जी का, गलता जी का मंदिर है ना जयपुर में। ऐसे देखो ये कुछ देर के मैंने किलों से, दुर्ग से संबंधी, सोलार का किला कहाँ पर है, या यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन कौन से किले हैं वो शामिल है। चित्तौड़ किला कहाँ पर स्थित है, सर टॉम्स रोड। अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, अभी भी हम देख के आए ना आज की क्लास में, हवा महल का निर्माता कौन सा राजा था, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह, तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के निम्न किस जिले में स्थित है, जो संगमरमर के लिए, अभी भी हमने देखा ना बाटाडू का कुआं संगमरमर के लिए फेमस है, बना हुआ है, तो कौन सा, बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या दौसा में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा है, ये भी मैंने बताया आपको, सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। चित्र पैलेस के नाम से कौन सा किला फेमस है ना, कौन सा महल फेमस है, अभी बताया उमेद महल जो जोधपुर का है वो फेमस है। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये कुछ भी सवाल जो पीछे के चैप्टर हमने पढ़े उसमें दे रखे हैं, आप कवर करके देखना। आप पहले अच्छे से क्लासेस सुनने के बाद ये 20 सवाल देखना कि 20 में से कितने आपका स्कोर क्या रह रहा है। उसके बाद आप देखना कि नहीं आ रहे तो मैं लास्ट में ये सब सवाल है वो आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, अगला है अपना चैप्टर, वो है लोक नृत्य। लोक नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सवाल आता है आपका।
राजस्थान में लोक नृत्य बहुत सारे हैं, अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय विविधता ली हुई है, तो हम क्षेत्र विशेष के आधार पे इनका देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जनजातीय नृत्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन सी जनजाति द्वारा होता है ना। व्यावसायिक नृत्य राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो देखें तो टोटल देखें तो हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो लोक नृत्य का मतलब क्या होता है कि हाव भाव इस तरीके से प्रदर्शन करना, इस तरीके से शारीरिक संचालन करना अपना कि उसमें कोई रूल ना हो, कोई नियमबद्ध ना हो। हमेशा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में यही फर्क होता है। शास्त्रीय नृत्य हमेशा क्या होता है, एक नियमबद्ध होता है, ठीक है, नियमों के तहत ही वो नृत्य आपका किया जाता है। जैसे कथक हो गया, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है ना, तो उसी पैटर्न में नियमों के तहत उनका संचालन, अपने अंग संचालन, हाव भाव, शारीरिक वो प्रदर्शन किया जाता है। परंतु लोक नृत्य में ये जरूरी नहीं होता, आप जैसा मर्जी वैसे कूद सकते हो। तो वो कौन सा होता है आपका लोक नृत्य। अब लोक नृत्य भी 3 तरीके से अगर मैं विभाजित करूं टोटल राजस्थान में, तो कुछ तो होते हैं क्षेत्र विशेष के आधार पर नृत्य होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। कुछ होते हैं व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य यानी ऐसे नृत्य जिसको करने से क्या होता है, जिसको करने से हमारी आजीविका चलती है, ठीक है, एक तरीके का जो जनजाति पेशा बना लेती है उस नृत्य को। कुछ होता है जनजातीय, राजस्थान में रहती है तो जनजातीय नृत्य कुछ होते हैं वो होता है, ठीक है। अब राजस्थान का अगर मैं आपको राज्य नृत्य बता दूं तो कौन सा होगा, घूमर होगा, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य बता दूं तो वो क्या होगा, कथक होगा। तो उसी पैटर्न के आधार पे हम इनका अलग अलग देखते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा सिंपल ये कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है, या उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, महिला पुरुष दोनों उसमें भाग लेते हैं नहीं लेते, ये सब। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रचलित है। तो गैर, सबसे पहले तो आपको कोई भी नृत्य करो उसका प्रचलन क्षेत्र पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर किया जाता है। जैसे गैर नृत्य कहाँ पर, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में गैर नृत्य किया जाता है। कौन से अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य वो कौन सा होता है, अपना गैर नृत्य होता है। तो कौन से किस अवसर पर किया जाता है, होली पर। और गैर नृत्य करने वाले खाली पुरुष भाग लेते हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया। तो गैर नृत्य करने वाले क्या कहलाते हैं, गैरिये कहलाते हैं। प्रयुक्त वाद्य इसमें ढोल, बांकलिया, थाली, इस पैटर्न के कुछ वाद्य यंत्र होते हैं वो नृत्य करते हुए साथ में बजाते हैं। तो याद रखना इसका प्रचलन क्षेत्र, याद रखना गैर नृत्य कहाँ पर, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। कौन से अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य ये। और गैर करने वाले क्या कहलाते हैं, गैरिये कहलाते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे दूसरा बोलूं क्षेत्रीय नृत्य, वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी कहाँ किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। सबसे पहले तो हमें प्रचलन क्षेत्र ध्यान रखना है कि कोई भी डांस अगर हो रहा है तो किस क्षेत्र में, तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन से अवसर पर, विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य, इसमें ढोल थाली आदि बजती रहती है। तो विवाह के अवसर पर अब आपसे मैं सवाल बना दूं, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो आप क्या बताओगे, विवाह पर किया जाने वाला कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी। गीदड़ नृत्य ये भी कहाँ किया जाता है, गिंदड़ होता है, ये शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। और विशुद्ध रूप से भाई ये पुरुषों का नृत्य है। तो गीदड़ नृत्य विशुद्ध मतलब खाली इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं भाग ही नहीं लेती। प्रयुक्त वाद्य ढोल, डफ, चंग होता है। अब होली पर और क्या बजता है, ढोल, डफ और चंग ही बजता है। जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गणगौर बोलते हैं। तो आपसे सवाल आ जाए कि गणगौर निम्न में क्या है, तो जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन के, महिलाएं तो इसमें भाग लेती नहीं है, परंतु ऐसा कुछ नृत्य हो गया जिसमें महिलाओं को पात्र अगर कोई उसका भूमिका का निर्वहन हमको करना है तो क्या करेंगे, ये जो पुरुष होते हैं ये महिलाओं के वस्त्र धारण कर लेते हैं और नृत्य करते हैं। पर जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, गिद्दड़ नृत्य में गणगौर बोलते हैं, गणगौर। ठीक है, गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में। क्लियर। चंग नृत्य, चंग तो सबको पता है, परंतु क्षेत्र कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र है। और कहाँ पर, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा अपना, ये गिद्दड़ चंग नृत्य होगा। तो चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य भी होली के अवसर पर विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में है। और गैर नृत्य एक हमने देखा है कौन सा क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। क्लियर। अगला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है, इसका सबसे पहले तो प्रचलन क्षेत्र पता करो कहाँ, बीकानेर जिले जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है।
एक संप्रदाय है विशेष जो बीकानेर क्षेत्र में, कौन सा, जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय का जो द्वारा जिस नृत्य का किया जाता है वो कौन सा नृत्य होगा, तो उसका नाम होगा अग्नि नृत्य, क्योंकि उसका उद्गम कहाँ हुआ, बीकानेर जिले के कतरियासर में। जसनाती संप्रदाय वही है, तो बीकानेर जिले के कतरियासर में जसनाती संप्रदाय द्वारा जिस नृत्य को किया जाता है उसका नाम क्या है, अग्नि नृत्य। इसमें भी क्या कौन भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। जसनाती नृत्य में कौन भाग लेता है, केवल पुरुष। नृतक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह करते हुए धुने में प्रवेश करते हैं, अग्नि के अंगारे होते हैं उन पर डांस करते हैं, इस वजह से इसका नामकरण क्या किया गया है, अग्नि नृत्य। हमें खाली दो ही बात याद रखनी है इसमें, एक तो किस संप्रदाय द्वारा, तो जसनाती संप्रदाय द्वारा। कौन से जिले में फेमस है ये, तो बीकानेर जिले के कतरियासर में किया जाता है, और ये अग्नि नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य, जो ये भी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रचलित है, तो डांडिया है मारवाड़ का। गुड़ला नृत्य कहाँ का है, तो ये भी मारवाड़ का है। मारवाड़ यानी जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जब से केवल पुरुष पुरुष पढ़ रहे थे हम, पर गुड़ला नृत्य क्या होगा, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गुड़ला। और भी बहुत सारे आएंगे, पर गुड़ला में आ जाए आपके यहाँ 3-4 और नाम दे दी तो हम क्या बताएंगे, गुड़ला नृत्य ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं क्या है, सिर पर छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखे उस पर नृत्य करती है। इस मटके को हम क्या बोलते हैं, गुड़ला नृत्य बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है, जोधपुर का फेमस है। किस किस द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, वो है गुड़ला नृत्य। ढोल नृत्य का प्रचलन क्षेत्र कौन सा है, जालोर। जालोर का फेमस नृत्य वो कौन सा है, ढोल। ढोली और भीली जाति के पुरुष है उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलवाई थी। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको पहचान राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास जी, उन्होंने दिलाई, तो ये ढोल नृत्य को दिलवाई थी भाई। ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, ढोल नृत्य किया जाता है जालोर क्षेत्र में, और ढोल का मुख्य होता है वो थाकना शैली में ढोल होता है, उसको बजाना शुरू करता है। तो याद रखना, ढोल नृत्य जालोर का। बम नृत्य कहाँ पर, बम नृत्य एक अलवर भरतपुर क्षेत्र है, वहां का फेमस है। मेवात क्षेत्र का, एक तरीके से अलवर भरतपुर को मेवात बोलते हैं, तो मेवात या एक आ जाए तो आप क्या बताओगे, भरतपुर का। तो बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। यह नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो आपसे मैं सवाल कर दूं कि नई फसल आने की खुशी में मेवात क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है, तो हम बता देंगे बम नृत्य है। इसमें एक बड़े नगाड़ा, बम नृत्य का मतलब क्या होता है, ऊपर ढोल करके आए, ढोल तो सबको पता है, जालोर में ढोल को आपने देखा भी होगा, उसी ढोल के क्या क्या होता है कि एक बड़ा नगाड़ा होता है, मंदिर आदि में देखा होगा, तो उस बड़े नगाड़े को जिसे क्या बोलते हैं हम साधारण भाषा में बम बोलते हैं, को दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है और उसके साथ नृत्य किया जाता है। तो ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, जालोर का, और बम नृत्य कहाँ का, अलवर भरतपुर का। और बड़ा एक नगाड़ा होता है, उस नगाड़े को हम क्या बोलते हैं, बम। और नई फसल आने की खुशी में ये बम नृत्य ये किया जाता है। क्लियर। घूमर नृत्य, घूमर तो सबको पता है, राज्य नृत्य के रूप में फेमस है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर है, घूमर राज्य नृत्य या नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं इसको। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर हमेशा महिलाएं करती है, और कौन सा, मांगलिक अवसर पे कोई भी मान लो शुरू कर रही है कार्यक्रम, तो क्या है, घूमर से हम उसकी शुरुआत करते हैं। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है उसको क्या बोलते हैं, घूम बोलते हैं। लहंगा घूमर नृत्य होता है, उसमें आपने देखा होगा लहंगा पहनी रहती है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाएं लहंगा पहनती है। तो लहंगा जो नीचे की जो होते हैं वो गोलाकार आकृति में ऐसे घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घूम बोलते हैं। ढोल नगाड़ा शहनाई का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है। गरबा नृत्य, तो गरबा नृत्य वैसे गरबा किसका राज्य नृत्य, कहाँ का, गुजरात का। गुजरात का राज्य नृत्य कौन सा है, गरबा। अब गुजरात से सीमा डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आस क्षेत्र है, तो वहां पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य। और गरबा कहाँ कौन सा अवसर है जिस पर किया जाता है, मांगलिक अवसर पर, नवरात्रि। नवरात्रि में गरबा करते हैं ना, तो नवरात्रि के अवसर पर गरबा नृत्य उसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान में पूछ ले तो गरबा कहाँ पर, क्योंकि गुजरात से सीमा लगती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर गरबा नृत्य है उसका किया जाता है। ठीक है। अगला व्यवसायिक नृत्य मैं आपको बताऊं, राजस्थान का एक व्यवसायिक नृत्य है जिसको बोलते हैं भवाई नृत्य। व्यवसायिक मतलब जो एक व्यवसाय के रूप में किसी जाति ने उसको अपना लिया है और उसका पेशा वो होता है व्यवसायिक नृत्य, जिससे उसकी आजीविका का कोई साधन हो। देखो जैसे राजस्थान में मैं बात करूं तो भवाई नृत्य है, इसमें हवा में कमल का फूल बनाना,
7-8 मटके सिर पर रख कर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास में थाली के किनारे चलना, तेज तलवार में कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना। ये विशेषताएं अगर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिले ना तो कोई किसके है? ये भवाई नृत्य है, उसकी विशेषताएं हैं। कौन से नृत्य की? भवाई नृत्य की। क्लियर? यह उदयपुर क्षेत्र में, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का फेमस है, तो उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी, ढोला मारू आदि नाच के रूप में ये फेमस है। और रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ये याद रखना कि भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बिक्काजी, ढोला मारू नाच के रूप में फेमस है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किसके प्रसिद्ध, ये बोल दे आपसे कि किस फेमस जो नृत्य है उसके प्रसिद्ध नृत्यकार है, कलाकार है, तो ये है भवाई नृत्य की। ठीक है, अगला आप देखते हैं वालड़ नृत्य। अब जनजातीय मैंने आपको बदला था 3 तरीके के नृत्यों का अगर विभाजन करना हो तो क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य प्लस अपना क्या जनजातीय है। राजस्थान में बहुत सारी तो उनके अलग अलग नृत्य प्रचलित है। ज्यादातर सवाल इन्हीं में से आते हैं कि जनजातियों के नृत्य हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं वालड़ नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रासिया जनजाति। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति है, सबको पता है। तो ग्रासिया जनजातियों द्वारा, और रहती का सिरोही क्षेत्र में रहती है ग्रासियों का निवास स्थान, तो सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है और स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं वालड़ नृत्य में। समझ में आया? तो वालड़ नृत्य कहाँ की? सबसे पहले तो आपसे जनजाति पूछ लूं तो किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों द्वारा। क्षेत्र आपसे पूछ लूं तो कौन सा क्षेत्र? तो सिरोही, और महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा वालड़ नृत्य किया जाता है। पर इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि ग्रासियों का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो होगा अपना वालड़ नृत्य। यह नृत्य हमेशा अर्धव्रत में किया जाता है। घूमर, गौर, ये तो हो गया आपका वालड़ नृत्य। किसका? इसकी फेमस क्या एक खास विशेषता क्या थी कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों द्वारा महिला और पुरुष होते हैं, वो इस वालड़ नृत्य को करते हैं साथ में मिलकर। अब मैं आपसे इसके अलावा कुछ और है, घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये नृत्य प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लूं घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, तो लूर, कूद, मांदल, जवारा और मोरिया, गौर, ये किस जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि जवारा नृत्य जो होली के अवसर पर होता है, मोरिया ये गणपति वंदना किसमें किया जाता है, लूर, कूद, मांदल ये नृत्य है, ये ग्रासिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। तो ग्रासियों के कौन कौन से देख लिए हमने? वालड़ नृत्य देख लिया, घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल, ये ग्रासिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। अब मैं अगला आपको बताती हूँ 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, वो 13 ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। बाबा रामदेव जी थे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। उन्होंने एक पंथ चलाया था कामड़ पंथ। उस कामड़ पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव हैं, उनकी आराधना में जिस नृत्य को करती हैं तो वो नृत्य क्या कहलाता है? 13 ताली नृत्य कहलाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किस जाति द्वारा, तो कामड़ पंथ की महिलाएं करती है इसको भी। इस नृत्य को कौन करती है? केवल महिलाएं करती है। कौन? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य से संबंधित बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है। पुरुष साथ में क्या करते हैं? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र बनाते हैं, बजाते हैं। 13 ताली यानी इसमें 13 कौन से वाद्य यंत्र का महिलाओं द्वारा मुख्यतः यूज किया जाता है? मंजीरों का। मंजीरा यूज करते हैं। तो 13 मंजीरों की सहायता से यह 13 ताली नृत्य किया जाता है। 9 मंजीरे अपने दाएं पान पर, दोनों हाथों के दोनों और ऊपर कोहनी पर, और एक एक दोनों हाथों में वो मंजीरे रखती हैं। और इन 13 मंजीरों का यूज करते हुए कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? 13 ताली नृत्य। क्लियर? मांगी बाई और लक्ष्मण दास 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। इसमें मांगी बाई, अब आपसे ये पूछ ले कोई कि मांगी बाई किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है, तो हम क्या बताएंगे? 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और एक है लक्ष्मण दास, ये भी करते हैं। तो इसमें महिलाएं है वो क्या करती है? नृत्य करती है। पुरुष क्या करते हैं? वाद्य यंत्र है वो बजाते हैं। अब और देखो जनजाति हमने क्या किया? ग्रासिया जनजाति हमने देखी। दूसरी एक और जनजाति है राजस्थान में, कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया जाति के देखे कुछ जाति, ये जनजाति नहीं है, जाति है ये। कालबेलिया जाति के देखे तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची है उसमें अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा ऐसा नृत्य है जिससे
यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल के रूप में जिसको मान्यता प्राप्त है, तो वो है कालबेलिया नृत्य है। कौन सा नृत्य? कालबेलिया। और कब शामिल किया गया था? 2010 में। 2010 में इसको शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध एक नृत्यांगना है, उसका नाम आपको याद रखना है। उस नृत्यांगना का नाम है गुलाबोबाई, है ना। इसने देश विदेश में इस कालबेलिया नृत्य है इसको पहचान दिलाई है। अब इसके अलावा कालबेलिया, एक तो कालबेलिया जाति के नाम पे फेमस नृत्य कालबेलिया नृत्य, जिसको तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अमूर्त सूची उसमें शामिल कर लिया। कब? 2010 में। और गुलाबोबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना होगी। अब कालबेलिया जाति के कुछ अन्य नृत्य भी है, वो देखते हैं। इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बगड़िया। इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बगड़िया। तो आपको याद होना चाहिए इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बगड़िया। इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बगड़िया, ये किस जाति के प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है कालबेलिया जाति के प्रसिद्ध नृत्य। क्लियर? अब भील जाति है, ग्रासिया भील जाति नहीं, भील जनजाति है। ग्रासिया जनजाति देख ली तो भीलों के भी देख लेते हैं। तो भीलों के नृत्यों में सबसे पहला है गवरी नृत्य। गवरी नृत्य भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला एक नृत्य नाटिका के रूप में फेमस होता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको कि ये लोक नाट्य के रूप में इसका मंचन किया जाता है। तो गवरी कहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहला तो भील जनजाति द्वारा। कब? सावन भादों में। महीना अगर पूछ ले तो अगस्त महीने में। और कितने दिन तक चलता है? लगभग 40 दिन तक। 40 दिन तक इस जो नाटक है, नृत्य नाटिका बोल दो या लोक नाट्य है, उसका आयोजन किया जाता है। इसे दूसरा नाम बोलते हैं तो वो कौन सा? राई नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसका पात्र होता है एक राई, उसके नाम पर इसका नामकरण क्या करते हैं? राई नृत्य भी करते हैं। राई और बुढ़िया क्या होती है? इस नृत्य के दो मुख्य पात्र होते हैं। तो राई और नृत्य का बुढ़िया का संबंध किससे है? तो गवरी नृत्य से है। इसके अलावा ये याद रखना, गवरी नृत्य किसका फेमस है? भीलों का। कब किया जाता है? सावन भादों में। अगर वैसे पूछ ले तो लगभग अगस्त महीने में। कितने दिन तक चलता है? लगभग 40 दिन तक इसका मंचन किया जाता है। और इस राई नृत्य भी इसी को बोलते हैं। राई और बुढ़िया इस गवरी नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। इसके अलावा भीलों के दूसरा देखूं तो एक होता है नेजा नृत्य, जिसको क्या बोलते हैं? खेल नृत्य भी बोलते हैं। तो खेल नृत्य भीलों का कौन सा नृत्य खेल नृत्य के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा होगा? नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा। दूसरा एक और है रमणी युद्ध नृत्य, हाथी मना नृत्य, घूमर, द्विचक्री विवाह के अवसर पर होता है, आदि भीलों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं, हाथी मना, द्विचक्री, गवरी, नेजा, ये किस जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप बता दोगे भीलों के। और भीलों का कौन सा नृत्य है जो खेल नृत्य के रूप में फेमस है? तो हम बताएंगे नेजा नृत्य। रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री, हाथी मना, इन नृत्यों का संबंध किस जनजाति से है? तो इन सबका संबंध किससे है? भील जनजाति से है। ठीक है। अब कुछ और देखें, चरी मछली नृत्य। बंजारा एक जाति है, बंजारा। तो चरी, झूमर आदि गुर्जरों की। चरी नृत्य की कौन सी फेमस है? नृत्यांगना है, उसका नाम क्या है? फल्गुबाई। फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। झूमर नृत्य आदि किसकी? गुर्जर जाति के फेमस नृत्य है। तो गुर्जर जाति की फेमस नृत्य कौन कौन से हैं? हमें ध्यान में रखना है, चरी और झूमर। मछली नृत्य किसका है? तो बंजारों का मछली नृत्य है, बंजारा का। तो बंजारों का नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य है। चक्री, धाकड़, कंजरों के नृत्य कौन कौन से हैं? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। अब आपसे पूछ ले कि चक्री और धाकड़ राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य किससे संबंधित है? तो कंजर जाति से है। जबकि शिकार, लहंगी, इंद्रपुरी, जहला ये सहरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। सहरिया ग्रासिया का हमने देख लिया, भीलों का हमने देख लिया, सहरिया बच गई। तो सहरियों के कौन कौन से? शिकार नृत्य नंबर 1, दूसरा लहंगी, इंद्रपुरी और जहला। लहंगी, इंद्रपुरी, जहला, शिकार। शिकार, लहंगी, इंद्रपुरी, जहला ये किस जनजाति से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो हम बताएंगे सहरिया जनजाति के। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य। कथोड़ी जनजाति का फेमस नृत्य कौन सा है? मावलिया है। मेव जाति का बताऊं तो रतबई रणबाजा। अब रतबई रणबाजा का संबंध किस जाति से है? तो मेव जाति से संबंधित है, रतबई और रणबाजा। रतबई और रणबाजा। भाट जाति का कह दे तो बल्दिया, या बाल्दिया भी बोलते हैं, बल्दिया भी बोलते हैं। भाट जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। नटों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है निम्न में? तो कठपुतली, या उल्टा आ सकता है, कठपुतली नृत्य का संबंध किससे है? तो नट जाति से इसका संबंध है।
बिंदोरी एक नृत्य किया जाता है, उसका क्षेत्र कौन सा है? तो झालावाड़, झालावाड़ क्षेत्र में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? भीलवाड़ा में। नाहर नृत्य कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा में। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में, अभी मैंने मेवात में एक बताया था आपको, और बम नृत्य वो भी कहाँ? अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। उसी तरीके से खारी नृत्य किया जाता है मेवात में। झूमर नृत्य किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में, और पेंजर नृत्य वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ क्षेत्र है, वहां पर पेंजर नृत्य किया जाता है। वागड़ होगा ये, बागड़ नहीं, वागड़, ठीक है। तो आपको ये क्षेत्र विशेष भी थोड़े याद रखने। बिंदोरी नृत्य कहाँ पर? झालावाड़ में बिंदोरी। और नाहर कहाँ पर? भीलवाड़ा में। खारी नृत्य मेवात में, झूमर हाड़ौती में, और पेंजर नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। ये हो गए अपने राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य जो किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र विशेष में उसका प्रचलन है, प्लस जनजातियों से संबंधित या कुछ फेमस जाति है उनसे संबंधित नृत्य है, वो कौन कौन से हैं। अब अगला टॉपिक है अपना राजस्थान का लोक संगीत। संगीत में देखते हैं क्या क्या है। अब लोक संगीत वो होता है, सेम वही बात जैसे मैंने आपको बताया था, लोक नृत्य में बताया था कि इसमें भी कोई नियम नहीं होते, बिना किसी रूल नियमबद्ध, कोई नियमबद्धता नहीं होती। जो गीत गाया जाता है वो होता है लोक संगीत, जो जनजीवन में प्रचलित होता है। इसमें एक है अल्लाह जिलाई बाई। ये कुछ एक होता है शास्त्रीय संगीत, एक होता है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत वो होता है जिसमें कुछ नियम होते हैं, सुर ताल हर चीज में नियमबद्धता देखी जाती है। वो कौन सा संगीत होता है? अपना शास्त्रीय संगीत। उसी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है फेमस, जिसका नाम है राजस्थान में अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। ये राजस्थान की जो एक मांड गायिकी है, राजस्थान में जो जैसलमेर क्षेत्र इधर है, मांड गायन फेमस है। तो मांड गायिका है राजस्थान की, वो अल्लाह जिलाई बाई का संबंध क्या है? तो मांड गायिका है राजस्थान की। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बीकानेर क्षेत्र की फेमस है। कहाँ की? बीकानेर की मांड गायिका है। राजस्थान की मरु कोकिला इसको बोलती है, किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। इनका फेमस एक गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश, ठीक है। ये पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो एक नारा होता था, टैगलाइन है पर्यटन विभाग की। तो ये गीत इनका फेमस है। इसके लिए 1982 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा एक अवार्ड चालू किया गया था, राजस्थान रत्न, जैसे भारत रत्न है उसी तरीके का एक अवार्ड था, 2012 से स्टार्ट हुआ था राजस्थान रत्न, वो भी अल्लाह जिलाई बाई को दिया गया था, राजस्थान रत्न। तो आपको ध्यान में रखना है अल्लाह जिलाई बाई है, ये क्या है? राजस्थान की फेमस मांड गायिका है, बीकानेर की निवासी। राजस्थान की मरु कोकिला निम्न में किसको बोलते हैं? तो इसी अल्लाह जिलाई बाई को बोलते हैं। केसरिया बालम पधारो मारे देश किसका फेमस गीत है? तो अल्लाह जिलाई बाई का, और इनको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब एक है गौरी देवी। गौरी देवी का संबंध कहाँ से है? पाली जिले से। पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है वो है गौरी देवी। ये भैरवी युक्त, ये भी मांड गायिका है पर भैरवी युक्त, भैरवी जो बिल्कुल मॉर्निंग में गाया जाता है, तो भैरवी युक्त मांड गायन है, ये गौरी देवी द्वारा किया जाता है। तो ये पाली की है। एक श्रीमती बन्नो बेगम है, ये जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो हमें ध्यान में रखना है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध कहाँ से? बीकानेर की फेमस मांड गायिका है अल्लाह जिलाई बाई। गौरी देवी पाली की है, और बन्नो बेगम है वो कहाँ की? जयपुर जिले की फेमस मांड गायिका है, ठीक है। ये पूछ ले आपसे कि भैरवी युक्त मांड गायन राजस्थान की किस फेमस मांड गायिका द्वारा किया जाता है? तो वो है गौरी देवी। अब हम चलते हैं लोक संगीत। ये तो था शास्त्रीय संगीत, जो कुछ शास्त्रीय गायन जैसे मांड गायकी इन क्षेत्र में किया जाता था। लोक संगीत में तो कोई भी साधारण जनता द्वारा कुछ भी गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, तो वो लोकगीत या लोक संगीत के नाम से फेमस हो जाता है। जैसे एक होता है मुमल लोकगीत, है ना। तो मुमल कहाँ की फेमस थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो वो उसको, उसके सौंदर्य को ध्यान में रखकर जो गीत गाया जाता था वो क्या कहलाता है? मुमल लोकगीत। तो ये किस पैटर्न का हो गया? कुछ लोकगीत होते हैं जो श्रृंगार से संबंधित होती है, यानी प्रेम से संबंधित गीत गाए जाते हैं जिसमें, है ना। कुछ होते हैं जिसमें विरह से संबंधित, वियोग से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो खुशी के अपना इजहार करने के लिए कोई त्योहार विशेष पे गाया जाता है, विवाह आदि पे गाया जाता है ना। बच्चे का जन्म हो गया तो उसकी खुशी में कुछ गीत गाए जाते हैं। तो हर का अपना एक पैटर्न होता है, हमें ध्यान में होना चाहिए। जैसे मुमल है, तो मुमल कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में, क्योंकि राजकुमारी मुमल कहाँ की थी? जैसलमेर की। तो जैसलमेर में गाया जाने वाला ये श्रृंगार एक तरीके से गीत है, ये युवती के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ये लोकगीत गाया जाता है। तो आपसे अगर मैं पूछ लूं कि मुमल लोकगीत किस श्रेणी का है, तो श्रृंगार परक लोक संगीत है ये, ठीक है। पटेलिया बिछियो लालर, ये आदिवासियों द्वारा
पर्वतीय प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। अब राजस्थान में अगर भौगोलिक विभाजन भी करें तो बहुत सारा भौगोलिक विभाजन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि अरावली इन क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है, वो क्या कहलाता है, पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत। कुछ मैदानी क्षेत्र में लोकगीत गाए जाते हैं, कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर उनका अपना और लोक गीत संगीत होता है। तो ये पटेलिया, बिछियो, लालर ये किसके द्वारा गाया जाता है, आदिवासियों द्वारा। और कौन से क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है। तो आपसे ये सिंपल सवाल आएगा कि पटेलियो, लाला और बिछियो ये कौन से क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में। और इसका गायन किसके द्वारा किया जाता है, तो आदिवासियों द्वारा इनका गायन किया जाता है। अब एक मैं आपसे बोल दूं सुबटियो, या सुबतियो बोल दो, या सुबटियो, सुबटियो बोल दो, ठीक है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो भील जो महिला होती है, स्त्री होती है, उनके द्वारा गाए जाने वाला एक विरह गीत है, वो है सुबटियो, ठीक है। भील महिला द्वारा गाए जाने वाला एक तरीके का विरह गीत है, वो क्या कहलाता है, सुबटियो कहलाता है। तो आपसे सिंपल सवाल लगता है, सुबटियो निम्न में किसके द्वारा गाया जाता है, भील महिला द्वारा, भीलनी द्वारा गाते हैं। किस पैटर्न का गीत है, तो एक तरीके का विरह गीत है। हरसिडो ये भील युगल गीत है, क्योंकि युगल का मतलब क्या होता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, वो युगल गीत होता है। तो हरसिडो क्या है, ये भी भील महिला और पुरुष यानी भील युगल गीत है। घुघरी और केवड़ा अगर बोल दे तो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो लोकगीत है, कौन से क्षेत्र का फेमस है, घुघरी और केवड़ा। तो ये सेम बात अभी की थी हमने, पटेलियो, बिछियो, लालर ये किसका है, हमने अभी देखा था। तो पटेलियो, बिछियो, लालर ये आदिवासियों के लोकगीत है। उसी तरीके से घुघरी और केवड़ा कहाँ, कौन से क्षेत्र का है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के फेमस लोकगीत है। घुघरी और केवड़ा कौन से क्षेत्र का, तो वो मरुस्थलीय क्षेत्र का फेमस लोकगीत है। एक है गोरबंद। अब सिंपल सी बात है, अभी गोरबंद तो कौन नहीं जाता, तो ऊंट के गले के श्रृंगार किया जाता है, उस श्रृंगार का वर्णन करने के लिए जो गीत गाया जाता है, उनका श्रृंगारिक वर्णन किया जाता है, किसके द्वारा, तो वो गोरबंद के माध्यम से किया जाता है। उस गीत का नाम क्या है, गोरबंद। जोरावा या जोरवा बोल दो, या जोरावा, तो जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है, लोकगीत, वो कौन सा कहलाता है, जोरावा कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्र कौन सा, पहला तो आपको कि जोरावा का मतलब क्या है, तो कोई पति प्रदेश चला गया, उसके याद में जो गाया जाता है, उसके वियोग में जो गीत गाया जाता है, वो कहलाता है जोरावा। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो वो है जैसलमेर में। ओल्यू होता है, तो ओल्यू का मतलब बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला, ओल्यू याद होती है, तो वो बेटी चली गई तो उसके याद में जो गीत गाया जाता है, वो क्या कहलाता है, ओल्यू गीत कहलाता है। जल्ला, जल्ला तो सबको पता है कि वर की बारात का डेरा देखने जाने पर वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। वर की बारात आ गई तो उसका डेरा देखने के लिए वधू पक्ष की महिलाएं गाती है, तो जो गीत गाती है वो कौन सा गीत होता है, वो जल्ला गीत होता है, जल्ला। जच्चा या होलार जिसको भी बोलते हैं, तो पुत्र जन्म हो गया तो पुत्र जन्म उत्सव पर जो गीत गाया जाता है, वो कौन सा गाया जाता है, जच्चा, या उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, होलार बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है, कौन से क्षेत्र में वो गीत प्रचलित है। रतबाई या हिचकी ये दो गीत गाए जाते हैं। रतबाई तो हमने नृत्य भी किया था भाई, रणबाजा रतबाई कौन से क्षेत्र में, अलवर में, मेवात क्षेत्र में किया था। मेवात क्षेत्र का फेमस नृत्य है रतबाई, रणबाजा। उसी तरीके से गीत गाया जाता है रतबाई, और दूसरा हिचकी गीत गाया जाता है, तो कौन से क्षेत्र में, अलवर मेवात क्षेत्र में ये गाया जाता है। कुरंजा, पिपली और कागा ये क्या है, ये विरह गीत है। राजस्थान में पक्षी विशेष को, राजस्थान में क्या पूरे अगर गीत संगीत में देखें तो पक्षी कोई होता है, उसको अपना एक तरीके से मैसेंजर का यू बना करके और उसको संबोधित करके जो गीत गाए जाते हैं वो कुरंजा पक्षी या पिपली या कागा इनको संबोधित करके गीत गाते हैं, जो एक तरीके के विरह गीत होते हैं। तो ये राजस्थान में प्रचलित है बहुत। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पपिया पक्षी है, तो वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला प्रेम आसक्त गीत है। तो वर्षा कब गाया जाता है, पपिया कब को ये गीत है, इसका गायन कब किया जाता है, तो वर्षा ऋतु में इसका गायन किया जाता है। इंडोनी पनिहारी मारवाड़ क्षेत्र में पानी प्रदेश में कालबेलिया महिलाओं द्वारा गाई। इंडोनी पनिहारी हमने नृत्य भी तो किए थे ना, इंडोनी पनिहारी ये किसके फेमस नृत्य है, तो ये कालबेलिया जाति के। उसी तरीके से इंडोनी और पनिहारी होते हैं जो पानी प्रदेश में महिलाएं, जो कौन सी महिला, कालबेलिया महिलाएं जो गीत गुनगुनाती हैं, वो अपना इंडोनी पनिहारी कहलाता है। लांगुरिया गीत है, कल भी बताया था मैंने आपको, केला देवी का मेला बढ़ता है कहाँ पर, करौली जिले में, तो वहाँ भगत है, वो आराधना में जो गीत गाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं लांगुरिया गीत। तो लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं, केला देवी की आराधना में। हो गया, ये थे राजस्थान के फेमस लोक संगीत, लोकगीत जो अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित थे, जिनका क्या मतलब था वो सब हमने समझा। अगला है अपना टॉपिक लोक नाट्य, है ना। नाट्य, इनका मंचन राजस्थान में बहुत सारे हैं, हमें देखना है कि कौन सा नाट्य है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है और उसका क्या मतलब है। जैसे ख्याल,
ख्याल क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ख्याल निम्न में से क्या है। तो ख्याल राजस्थान की लोक नाट्य है, ठीक है। इसका मतलब इसकी विषय वस्तु होती है वो या तो पौराण से संबंधित हो सकती है या वीर आख्यान से संबंधित हो सकती है, और उसका नाट्य मंचन किया जाता है, वो होता है ख्याल। रामायण देखी होगी आपने, है ना, रामलीला देखी होगी, रामलीला, तो वो क्या है? वो एक तरीके की लोक नाट्य होती है, क्योंकि कंटिन्यू क्या है, विविध पात्रों के माध्यम से उस अन्य नाटक के रूप में उसका मंचन किया जाता है। उसी पैटर्न का होता है ये ख्याल, या और जो भी हम लोक नाट्य पढ़ेंगे वो। तो लोक नाट्यों की विषय वस्तु क्या होती है? मुख्यतः ख्याल की विषय वस्तु क्या होती है? पौराणिक या वीर आख्यान से संबंधित होती है। जैसे अब ख्याल है ये अनेक तरीके की है, अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है। जयपुरी ख्याल होगी, कुचामनी ख्याल होगी, अलीबख्शी ख्याल होगी। हमें देखना है इनका प्रचलन क्षेत्र, इनके प्रमुख कलाकार या इनकी विषय वस्तु। देखो कुचामनी ख्याल है, इसका प्रचलन इसलिए लच्छी राम द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। तो सबसे पहली लाइन तो यही होगी कि आपको याद रखना है कि कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किसने किया था? लच्छी राम ने कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया था। लच्छी राम के ख्याल में चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल प्रमुख है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल है, ये कौन से ख्याल से संबंधित है? तो ये कुचामनी ख्याल से संबंधित है। और इस कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन था? तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लच्छी राम था। उग्रमराज इसी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो उग्रमराज का संबंध कौन से ख्याल से है? तो कुचामनी ख्याल से। उग्रमराज का संबंध कौन से ख्याल से है? कुचामनी ख्याल से है। इसका प्रदर्शन कुचामनी ख्याल, इसका प्रदर्शन खुले मंच पर इसका प्रदर्शन होता है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं उनके चरित्रों का अभिनय भी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। यानी इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय भी पुरुष पात्र है उनके द्वारा किया जाता है, और इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले बात तो ख्याल है क्या? ख्याल राजस्थान में प्रचलित एक लोक नाट्य पद्धति है, ठीक है। उस ख्याल को भी अनेक भागों में, जिसके या तो पुराण से संबंधित कोई हो सकता है, पौराणिक बात विषय वस्तु हो सकती है, या कोई वीर है उसको ले लिया, है ना। तो जैसे राव रिडमल, और क्या है, कुचामनी ख्याल का राव रिडमल हमने देखा एक वीर था, तो उसके नाम उसका अभिनय किया जाता है, तो वो कुचामनी ख्याल में हो गया, उसकी विषय वस्तु हो गई। अब आपको अलग अलग क्षेत्र में ख्याल के भी अनेक तरीके हैं, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल या तमाशा ख्याल, और बहुत सारी चीजें। तो हम देखेंगे कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? तो लच्छी राम है, वो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक है। और उगमराज है, वो भी इसी ख्याल का फेमस खिलाड़ी है। इस ख्याल में चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल है, ये प्रमुख विषय वस्तु होती है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर, और जो महिला चरित्र होते हैं उनका अभिनय महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। समझ में आया? दूसरा है शेखावटी ख्याल, शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। तो चिड़ावा निवासी थे नानू राम मुख्य खिलाड़ी। अब आपसे मैं पूछ लूं कि शेखावटी ख्याल का प्रवर्तक निम्न में कौन है? तो कौन होगा भैया? नानू राम। याद रखना, नानू राम, ठीक है। इसके द्वारा रचित ख्याल में शेखावटी वालों ने क्या किया? हीर रांझा का करते हैं मंचन, मरीचंद का, भरतरी, जयदेव, कलाली, ढोला मारू, आलादेव, तो इनका मंचन किसके द्वारा किया जाता है? शेखावटी के द्वारा। दुलिया राणा के ख्याल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो मैं आपसे पूछ लूं कि शेखावटी में दुलिया राणा के ख्याल है, वो कौन से ख्याल के लोकप्रिय ख्याल है? तो आप क्या बताओगे? शेखावटी ख्याल के। क्योंकि जैसे उगमराज थे वो किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? कुचामनी के। उसी तरीके से दुलिया राणा का संबंध कौन से ख्याल से है? तो दुलिया राणा का संबंध है शेखावटी ख्याल से। पर प्रवर्तक कौन था इसका भैया? नानू राम। शेखावटी ख्याल का प्रवर्तक नानू राम। अब मैं आपसे बोल दूं जयपुरी ख्याल, तो गुणीजन खाने के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। गुणीजन खाना किसने निर्माण करवाया था? आपने देखा था सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना है उसका निर्माण करवाया था। तो इस गुणीजन खाने के जो कलाकार हैं वो इस जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका महिलाएं, जो भी ख्याल थी अब तक हमने देखी, उसमें जो पूर्व महिलाएं हैं उनका अगर कोई रोल आता था तो उस रोल का अभिनय निम्न में किसके द्वारा किया? पुरुष करते थे। परंतु जयपुरी ख्याल एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें अगर कोई महिला का रोल आया तो उसका वो रोल खुद महिला ही करेगी। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सी ऐसी ख्याल है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है। इसके प्रमुख ख्याल में जोगा जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान या रसीली तंबोलन है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं भैया, क्योंकि अलग भाटकी है थोड़ा, तो जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान, रसीली तंबोलन, ये निम्न में किस ख्याल की विषय वस्तु है? किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, जयपुरी ख्याल की विषय वस्तु है। अब एक है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ पर फेमस है? दौसा, सवाई माधोपुर, और दौसा का लालसोट क्षेत्र है वहां का फेमस है। तो आपसे ये पूछेंगे कि दौसा, सवाई माधोपुर, लालसोट क्षेत्र में कौन से ख्याल प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल प्रसिद्ध है। हेला बम बड़ा नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बम नृत्य हमने कहाँ पढ़ा था? अलवर भरतपुर, मेवात क्षेत्र में
जिसमें बम होता है वो बड़ा नगाड़ा होता है, उसी तरीके से हेला ख्याल में भी इस बम का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता हेला देना, यानी हेला देना बोलते हैं ना अपना, लंबी टेर में आवाज देके किसी को बुलाना, तो वो होता है हेला ख्याल। तो हेला ख्याल कहाँ की फेमस है? दौसा, सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र का प्रसिद्ध ख्याल है वो हेला ख्याल है। कन्हैया की बात करूं तो कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो है कन्हैया ख्याल। तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, दक्षिण पूरा पूर्वी राजस्थान एक तरीके से आ गया। इस ख्याल की मुख्य कथा होती है उसको क्या बोलते हैं? कहन बोलते हैं, कहन। और पात्र होते हैं मुख्य, उसको क्या बोलते हैं? मेडिया बोलते हैं। तो जो कन्हैया ख्याल के पात्र होते हैं मुख्यतः वो क्या कहलाते हैं? मेडिया। और जो मुख्य कथा होती है उसको क्या बोलते हैं? कहन बोलते हैं। और क्षेत्र अगर पूछ ले कन्हैया ख्याल का तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा है। क्लियर? अब एक ख्याल और है जो बहुत फेमस है वो है तुरा कलंगी ख्याल। एक तो इसका प्रचलन ध्यान में रखना कि कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में तुरा कलंगी ख्याल है, इसका मंचन किया जाता है। मेवाड़ की थी दो, एक तो शाह अली और एक तुक नगीर। तुरा कलंगी ख्याल के रचयिता कौन है? शाह अली और तुक नगीर ने इसकी रचना की थी। इसमें तुरा को किसका प्रतीक माना जाता है? भगवान शिव का। और कलंगी को भगवान माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? शाह अली और तुक नगीर। शिव शक्ति से संबंधित विचार को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम काव्य में रचनाएं होती है। और उन काव्य में रचनाओं का जिसमें तुरा कलंगी ख्याल में मंचन किया जाता है क्या कहलाती है? दंगल कहलाते हैं। इनके संबंधों को क्या बोलते हैं? जो स्वांत दंगल होते हैं वो बोल कहलाते हैं। मुख्य केंद्र अगर आपसे पूछ ले कोई, वैसे तो मैंने बता दिया मेवाड़ मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बाड़ा है। भाई याद रखना, गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाड़ा कहाँ पर है? फेमस है तुरा कलंगी ख्याल गोसुंडा, चित्तौड़ में और निम्बाड़ा क्षेत्र में है। और सर्वश्रेष्ठ कलाकार अगर पूछ ले कोई तो सोनी जयदयाल, चेतराम और हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह, ये वर्तमान में क्या है? सोनी दयालचंद, चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह है। इनका संबंध किससे है? तो तुरा कलंगी ख्याल से इनका संबंध है। तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुक नगीर। तुरा किसका प्रतीक? भगवान शिव। और कलंगी माता पार्वती का प्रतीक होता है। और ये इनका मुख्य केंद्र पूछ ले तो गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बाड़ा इनके फेमस केंद्र है। अब ये एक लोक नाट्य था, हमने देखा था, उसका नाम क्या था? ख्याल। ख्याल की हमने विषय वस्तु मुख्यतः क्या होती है? या तो वीर आख्यान से संबंधित होती है या फिर पौराणिक संबंधित होती है। अब अलग अलग ख्याल है, अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है, वो हमने देख ली। हमने जयपुरी ख्याल देख ली जिसमें महिलाएं होती हैं, वही महिला पात्र उसकी भूमिका निभाती है, केवल एक मात्र थी वो। इसके बाद हमने देख लिया कि तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ क्षेत्र में थी, शेखावटी ख्याल थी, कन्हैया ख्याल थी अपनी, हेला ख्याल थी, है ना। तो वो सब कुचामनी ख्याल थी, इनके प्रवर्तक कौन थे, इनकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी, वो सब हमने देखी। अब दूसरा लोकनाट्य जो राजस्थान में फेमस है वो है गवरी। गवरी हम नृत्य भी कर चुके हैं। गवरी नृत्य किसका था? बिल्लों का था गवरी नृत्य। वही सेम गवरी मैंने आप वहां भी बताया था कि एक लोक नाट्य के रूप में इस नृत्य को किया जाता है। लगभग 40 दिन तक चलता है। सावन भादों में इसका मंचन होता है और वैसे देखें तो अगस्त महीने में इसका मंचन होता है। इसके दो मुख्य पात्र होते हैं, राई और बुढ़िया, यही बताया था मैंने। अब देखते हैं यहाँ कौन बिल्लों का होता है, तो मेवाड़ के बिल्लों का लोक नाट्य है। गवरी किसका लोक नाट्य है? क्षेत्र हमने देख लिया मेवाड़, और किसका? बिल्लों का लोक नाट्य है। गवरी लगभग 1.25 महीने तक चलती है और इसका मुख्य पात्र क्या होता है? बुढ़िया होता है। राई एक, बुढ़िया और राई दो बताया था मैंने, जब इसको राई नृत्य भी बोलते हैं। राइयां स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक है, पार्वती का, और अन्य पात्र है वो खेला कहलाती हैं। तो खेला कौन होते हैं? गवरी नृत्य में जो अन्य पात्र है वो क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं। क्लियर? ये गवरी है एक लोक नाट्य राजस्थान का। राजस्थान का एक और लोक नाट्य है, उसका नाम क्या है? रम्मत। अब आपसे पूछ ले कोई कि रम्मत निम्न में क्या है? लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, तो आप क्या बताओगे? लोक नाट्य है रम्मत। कौन से क्षेत्र में फेमस है? बीकानेर क्षेत्र का रम्मत फेमस है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जैसलमेर, परंतु मुख्यतः कहाँ का ज्यादा फेमस है? बीकानेर का। बीकानेर और जैसलमेर की रम्मत है वो फेमस है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इस खेल का खेल नाट्य है या नृत्य नाटक है। इसका उद्भव 140 वर्ष पूर्व कौन से क्षेत्र में? बीकानेर क्षेत्र में होली और सावन आदि के अवसर पर होने वाले लोक काव्य प्रतियोगिताओं से हुआ था। इस संगीत नाट्य को खेलने वाले पात्र खेलार कहलाते हैं, खेलार।
और रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व रम्मत के मुख्य कलाकार मंच पर आकर बैठ जाते हैं ताकि दर्शक उन्हें उनकी वेशभूषा और मेकअप में देख सके। 2 क्षेत्र हैं जहाँ की रम्मत फेमस है। रम्मत के संवाद विशेष गायकों द्वारा गाए जाते हैं और वो क्या है, एक मंच बना लिया जाता है और जो मंच पर बैठे जाते हैं मुख्य चरित्र उन गायकों द्वारा गाए जाने वाले संवादों को नृत्य अभिनय करते हुए स्वयं भी बोलते हैं। रम्मत के मुख्य वाद्य अगर आपसे कोई पूछ ले तो होता है नगाड़ा और ढोल। नगाड़ा और ढोलक बजाते हैं। कोई रंगमंच से साज सज्जा नहीं होती। मंच का धरातल थोड़ा सा धरातल से ऊपर बना लेते हैं और शुरू होने से पूर्व किसकी आराधना की जाती है भैया? रामदेव जी का भजन गाया जाता है। और इसमें जो मुख्य गीत है वो कौन कौन से होते हैं रम्मत में? चौमासा, चेमासा नहीं, चौमासा, चौमासा से संबंधित, वर्षा ऋतु, लावणी या गणपति वंदना है उससे संबंधित मुख्य गीत है वो इस रम्मत में गाए जाते हैं। ठीक है, बीकानेर जैसलमेर की रम्मत है वो बहुत फेमस है। शॉर्ट में बताऊं तो देखो ये रहा जैसलमेर बीकानेर में प्रचलित, यही बोला था। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर से संबंधित है, रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। तो तेज कवि का संबंध किससे है? तेज कवि का संबंध है जैसलमेर से, जैसलमेर से। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज इनका संबंध निम्न में किससे है? तो हमें पता होना चाहिए इनका संबंध है रम्मत से। अब तेज कवि थे ना जो जैसलमेरी रम्मत से संबंधित है, उन्होंने एक रचना की थी, इसका नाम था स्वतंत्र बावनी, है ना। और ये स्वतंत्र बावनी नाम की रचना उन्होंने किसको भेंट की थी? महात्मा गांधी को। तो स्वतंत्र बावनी के रचयिता कौन है? तेज कवि है। इस तेज कवि का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जैसलमेरी रम्मत से है। क्लियर। बीकानेर की रम्मत में देखें तो कौन सा? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत और जमुना दास जी की रम्मत, इनका मंचन है वो मुख्यतः किया जाता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि रम्मत है वो कौन सा क्षेत्र प्रचलित है, कौन से क्षेत्र में, और उसके प्रमुख जो ये रचयिता ये कौन कौन से हैं। आपको ध्यान में रखना है कि तेज कवि का संबंध किससे है? जैसलमेर वाली रम्मत है वहां उनसे संबंधित है। और ये तेज कवि थे, स्वतंत्र बावनी है उसके रचयिता निम्न में कौन है? तो हाँ इसमें जो तेज कवि है इनका संबंध है, तो जैसलमेरी रम्मत से तेज कवि का संबंध है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया अपना रम्मत। अगला जो लोक नाट्य है वो है तमाशा। अब आप ये बताओ कि तमाशा लोक नाट्य है। तमाशा क्या है? तो राजस्थान का फेमस लोक नाट्य है। कहाँ का प्रचलित है? तो जयपुर का। तमाशा लोक नाट्य का संबंध कहाँ से? जयपुर से। महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। ये मैंने बताया था आपको कि जो तमाशा है उसका मंचन है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो महाराजा जो थे प्रताप सिंह जो जयपुर के महाराजा थे उनसे इनका संबंध है। भट्ट परिवार था, भट्ट परिवार जो जयपुर का है वो तमाशा का लोक मंचन करता है। जैसे फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट ये प्रमुख थे, है ना। तो भट्ट परिवार का संबंध किससे है? आपसे अगर ये कोई पूछ रहे तो भट्ट परिवार का संबंध किससे है? भट्ट परिवार का संबंध है तमाशे से। तमाशा क्या है? लोकनाट्य है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का। तमाशा का संचालन किसने शुरू किया था? तो महाराजा प्रताप सिंह ने। क्लियर। गोपीचंद हीर रांझा ये मुख्य तमाशा इनका मतलब मंचन होता है और इसका आयोजन खुले मंच पर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? अखाड़ा बोलते हैं। जो खुला मंच होता है इसको क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। समझ में? तो तमाशा प्रसिद्ध लोकनाट्य। एक होता है स्वांग। स्वांग भी क्या है अगर आपसे कोई पूछ ले तो राजस्थान का फेमस लोकनाट्य होता है स्वांग। स्वांग रचने वाले को क्या बोलते हैं हम? बहुरूपिया बोलते हैं। और एक बहुरूपिया जो पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है उसका नाम भी आपको पता होगा। तो देखो स्वांग राजस्थानी लोक नाट्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी लोक नायक, देवी देवता, पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक की नकल में मेकअप करके उसके अनुसार वेशभूषा पहन ली जाती है। इसका कलाकार जो मुख्य होता है वो क्या कहलाता है? स्वांग करने वाला बहुरूपिया कहलाता है। जानकी लाल भांड है इस, एक और है दूसरा नाम। इसका नामी कलाकार वर्तमान में देखे तो कौन है? केवला का परशुराम। अब केवला का परशुराम क्या है? तो स्वांग यानी राजस्थान का प्रसिद्ध बहुरूपिया है। किससे संबंधित है? स्वांग लोकनाट्य से। इसके अलावा एक कलाकार है जिसका नाम है जानकी लाल भांड, जिसका कहाँ से था? भीलवाड़ा से, ने भारत उत्सव में इसका प्रतिनिधित्व किया था। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि राजस्थान का प्रसिद्ध एक है जानकी लाल भांड, उसका संबंध किससे है? तो जानकी लाल भांड का संबंध है, ये एक स्वांग है जो बहुरूपिया है, कला है, उससे संबंधित है। और कहाँ, कौन सा जिला अगर पूछ ले तो कहाँ? भीलवाड़ा जिले से। इसके अलावा केवला का परशुराम है वो भी स्वांग जो लोक नाट्य है उससे संबंधित है। क्लियर। एक होता है फड़। राजस्थान के लोक नाट्य में फड़ है। वैसे तो इसको अपन हस्तकला में पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी 30 फीट या 24 फीट लंबो या 5 फीट एक चौड़ा कपड़ा ले लेते हैं अपन,
उस कपड़े पर अंकित किसी लोक देवता लोक नायक का एक जीवन चरित्र होता है। उस पट को क्या बोलते हैं? कपड़ा। उसी को स्थानीय भाषा में क्या बोलने लगे हम? फड़। तो कोई भी एक कपड़ा ले लेते हैं जो अब बता रखा है यहाँ देखो 24 फीट लंबा 5 फीट चौड़ा एक कपड़ा होता है, उस पर कोई भी लोक नायक या लोक देवता है उसका जीवन चरित्र अंकन हम कर लेते हैं। तो वो उसका बाद में बोपा जाती होती है, वो फड़ को पढ़ते इसमें जंतर नाम का एक वाद्य यंत्र होता है या फिर रावण अत्ता होता है, उस पर क्या है उसका गायन करता है, तो वो क्या कहलाता है? फड़ वाचन कहलाता है। ठीक है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी थी, उस कविता का नाम था सेनानी, उस पर फड़ बना दी थी। मेघराज मुकुल नाम का एक कवि था, उसने सेनानी कविता लिखी थी, उस सेनानी कविता पर एक मेघराज मुकुल की जो सेनानी कविता थी उस पर फड़ चित्रण किया था किसने? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी। ये जोशी परिवार है भीलवाड़ा का। कहाँ का फड़ चित्रण कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा का। तो ये जोशी परिवार है, ये किससे संबंधित है? फड़ चित्रण से संबंधित है। क्लियर? एक राजस्थान का जो लोक नाट्य है उसका नाम है चार बेंत। चार बेंत कहाँ का फेमस है? टोंक जिले का। चार बेंत लोक नाट्य है, उसका संबंध कौन से जिले से है? टोंक जिले से है। संगीत दंगल के रूप में प्रचलित हुआ था। प्रारंभ टोंक के नवाब थे एक फैजुल्ला खान के शासन में करीम खानी द्वारा। तो इसका शुरू किसके द्वारा किया गया था? चार बेंत। चार बेंत क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बहुत बार सवाल आता है। चार बेंत राजस्थान का फेमस लोक नाट्य है। कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो टोंक जिले में फेमस है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो एक शासक थे फैजुल्ला खां, टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां, उसके शासनकाल में करीम खान यंग नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी शुरुआत की थी। इसमें गायक डफ बजाता हुआ क्या करते? घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपस में संगीत में एक तरीके का दंगल होता है, वो क्या कहलाता है? चार बेंत कहलाता है। ठीक है। पठानी मूल की कला है, ये ध्यान में रखना। चार बेंत। नौटंकी, नौटंकी तो सबको पता है कहाँ की फेमस है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, है ना, जो पूर्वी राजस्थान है वहां की नौटंकी फेमस है। रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, रीतसुंदर, राजा भरथरी, ये कुछ नौटंकी के प्रमुख कलाकार है। विषय वस्तु है ये जिसका मंचन नौटंकी के माध्यम से किया जाता है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। रासलीला, रामलीला, रासलीला है भगवान कृष्ण से संबंधित होती है, उसके बाल रूप है उसका अंकन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? रासलीला कहलाती है। और भगवान श्री राम है, उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, उसका मंचन अगर किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? आपकी रामलीला कहलाती है। ये कोई ज्यादा फेमस नहीं है। एक जो लोकनाट्य है जो उसका नृत्य के रूप में भी किया जाता है वो कौन सा? भवाई, है ना। भवाई आपने देखा होगा। तो भवाई राजस्थान में भवाई के जन्मदाता कौन है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में भवाई के जन्मदाता कौन है? भागाजी थे। भागाजी, भागाजी कौन थे? राजस्थान में भवाई लोकनाट्य के जन्मदाता थे। इसमें ढोलक, झांझ, सारंगी के साथ साथ मसाला उसका यूज होता है। गुजरात की सीमा से सटे क्षेत्रों में भवाई नाटिका का सग्गोजी सग्गाजी के रूप में बोपा बोपी द्वारा प्रस्तुत करते हैं। बोपा बोपी सग्गोजी सग्गाजी के रूप में इसका भवाई है उसका मंचन करते हैं। भवाई करने वाले अपने यजमानों श्रंखकों के पास प्रतिवर्ष जाते हैं और वहां उनका हार्दिक स्वागत होता है। भवाई शैली पर शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रमुख नाटक है जसमा उड्डन। किस लोकनाट्य पे है भाई ये? तो भवाई पर है। जसमा उड्डन है, इसका किसने लिखा था भवाई पर ये प्रमुख नाटक? तो भवाई पर शांता गांधी ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था जसमा उड्डन, जो प्रमुख है। ये हो गया अपने लोक नाट्य। अब एक वापस फिर से वही बात, हमने लोक नृत्य पढ़ लिए, हमने लोक संगीत देख लिया, लोक नाट्य देख ली। अब इसके कुछ सवाल है वो मैंने आपको देख रखे, आप देखना। रम्मत क्या है? अब सिंपल सा सवाल अभी भी हम करके आए हैं। एक लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है या वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा है कि रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो होली पर कहाँ? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो आप बताना कहाँ किया जाता है? तो क्योंकि ये बीकानेर क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में। ये आप करना, मैं नहीं करवाऊंगी आपको। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति किसमें? इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन या गणपति वंदना होती है। ये मैंने बताया ना आपको लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय स्वांग होता है, रम्मत होता है, भवाई या नौटंकी। तो आप ध्यान देना इसमें किसकी होती है इसकी शुरुआत। तो इसका राइट आंसर होगा रम्मत। टफ सवाल है थोड़ा, इस वजह से बता दिया। संत पीर तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तुरा कलंगी की, चांद नीलगिरी की, ख्याल बारमली की या मीरा मंगल की? ध्यान देना दोस्तों, इसको आप हल करना, मैं नहीं बताऊंगी। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? जयपुरी, कुचामनी, तुरा कलंगी या शेखावाटी? कौन से ख्याल थी? राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? चित्तौड़, अलवर,
चिड़ावा या करौली। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो अली बख्शी ख्याल का संबंध है अलवर से। कौन सी? अलवर से, याद रख लेना इसको। अली बख्शी ख्याल का संबंध कौन से क्षेत्र से है? अलवर से। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो आप खुद ढूंढो, पहले पढ़ो पूरा अपना जो आपने चैप्टर कवर किया है, उसके बाद इस सवाल को हल करो। गोमा, मीना, कालू, कीर, कान गुजरी, मियाँ बावड़, नाहर आदि क्या है? गौरी के पात्र जो नृत्य में निपुण है। छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी उत्सव के पात्र जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो कौन सा इसका आप देखना, इसमें छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। क्लियर? तो ये थोड़ा टफ सवाल है, बता देती हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा बी। चार बेंत क्या है? राजस्थान का लोक गायन शैली है। किया कहाँ, कौन से क्षेत्र में? चार बेंत जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। अभी भी पढ़कर आए हैं, आप खुद इसका आंसर करो। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? तो भट्ट परिवार, मैंने आपको बताया था भट्ट परिवार, जोशी परिवार दो। यहाँ भट्ट का पूछ रखा है तो आप बताना भट्ट परिवार का संबंध किससे है। नौटंकी रामलीला राजस्थान के किस भाग में है? तो नौटंकी अभी भी देखी थी, मैंने आपको बताया था कि ये लोग नौटंकी करते हैं। कौन सा? पूर्वी राजस्थान। क्लियर? भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन से थे? ये भी बताया, अली बख्शी थे, लच्छीराम थे, बागाजी थे या गोपाल थे? तो इसका राइट आंसर होगा भवाई नाट्य के बागाजी। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। तो कौन सा मंत्र यंत्र का यूज करते हैं? ये भी मैंने पढ़ा के आई हूँ अभी भी। एक जंतर बताया था, एक रावण हत्ता बताया था। तो यहाँ जंतर नहीं देखा तो इसका आपको आंसर क्या करोगे? रावण हत्ता। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक रूपों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार हैं। जानकीलाल, देवीलाल सामर, उदयशंकर, पुरुषोत्तम। किस कलाकार ने गोपीचंद हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? कृष्णदेव, वासुदेव, रामदत्त, मोहनलाल भट्ट, ये थे। अब आगे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य कौन से थे? देखो आज हमने क्या क्या कवर किया? राजस्थान के महल हमने देख लिए, कौन कौन से थे। राजस्थान के लोक नृत्य हमने देखे, लोक संगीत हमने देखा, है ना, और लोक नाट्य हमने देखा। अब बारी है लोक वाद्य की, और इससे संबंधित कुछ सवाल भी है जो मैंने आपको दे रखे हैं। आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद सवाल देखो कि आपको आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे वो भी फिर बताओ आप, फिर हम वापस से कवर करेंगे इनको। ठीक है? लोक वाद्य देखते हैं, लोक वाद्य क्या है। कुछ यंत्र होते हैं। अब आपको देखना है कि सिंपल ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितने तरीके के लोकवाद्य होते हैं और उसका संबंध किस पैटर्न से है। आईओ की क्लासेज चल रही है, इसमें इतने टफ सवाल नहीं आते, आपके सिंपल वन लाइनर सवाल आएंगे इसमें कि मान लो जंत्र क्या है ना, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, निम्न में तत्वाद्य कौन सा, अवनत वाद्य यंत्र कौन सा है, घन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो एकदम सिंपल सवाल आएंगे, ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या क्या है वाद्य यंत्र में। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। कुल कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है अवनत वाद्य, जिसको ताल वाद्य भी बोलते हैं। अवनत वाद्य वो होते हैं जिसको चमड़े से बनाया जाता है। ठीक है? तो आपसे ये पूछ ले कि चमड़े से बने हुए जो वाद्य है, वो यंत्र है, वो क्या कहलाती है? तो वो अवनत वाद्य कहलाती है। अब हम कैटेगरी देखेंगे कि अवनत वाद्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अलावा फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। तत्वाद्य वो होते हैं जिसमें तार लगाए जाते हैं। ठीक है? जो मुख्यतः तार का यूज किया जाता है जिन वाद्य यंत्रों में, तत्वाद्य है। घन वाद्य यंत्र कौन सा होता है वो देखेंगे। और सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशीर जिसको फूंक से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी फूंक से बजाते हैं हम, है ना। उसी तरीके से एक होता है घन वाद्य यंत्र, जिसमें मुख्यतः किसका यूज करते हैं? धातु का यूज करते हैं। जैसे वो वाद्य यंत्र जैसे थाली हो गया, तो क्या है? वो घन वाद्य यंत्र है। तो हर के क्या मतलब होता है, प्लस कौन कौन से वाद्य यंत्र वो किस कैटेगरी में रखते हैं, वो हम ध्यान देंगे। तो अवनत चमड़े से बने हुए लोकवाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनत कहलाते हैं। जैसे खंजरी, चंग। चंग होली के अवसर पर बजाया जाता है, सबने देखा होगा। किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है ना। ढोल तो सब जानते होंगे, ढोल, है ना। तो वो ये देखो, डफ, डेरू, धांसा, तासा, ये मुस्लिमों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है अवनत। कुंडी, मकर, मांदल याद रखना भैया, मांदल वाद्य यंत्र। ढोल, डमरू, ढोलक, एक याद रखना मृदंग, मृदंग। ठीक है? पखावज, नौबत याद रखना, नगाड़ा, दमामा, माट और माटा। ये क्या है? ये अवनत वाद्य है। इसका मतलब समझ में आया? सब के सब किसका यूज किया गया? चमड़े का यूज किया। अगर इनकी विशेषताएं और सब जानना है तो वो आप देखते रहना, आपको मैं बाद में पीपीटी में पढ़ते रहना, पर मैं आपको क्या बता रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं उस पैटर्न का। मान लो आपसे मैंने एक सवाल में पूछ लिया, मृदंग वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है,
तो अवनद है, तत् है, गण है या सुशीर है? तो आप क्या बताओगे? अवनद वाद्य है, क्योंकि हमने यहाँ देखा ना चमड़े से मढ़े हुए लोक वाद्य है, उसमें नाम आया अपना मृदंग हो गया, मांदल हो गया, तासा, दमामा, नौबत और पखावज। इसके अलावा खंजरी, चंग, डफ, डेरू, दांसा, ये सब याद रखना है आपको। ये है अवनद वाद्य। तत्वाद्य का मतलब जिसमें क्या लगे होते हैं भैया? तार लगे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे रावणहत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, चौतारा, कमायचा, बपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, गुजरी, दुकाको, सूरिंदा। वैसे तो बताऊं तो सब इंपॉर्टेंट है ना, एक भी ऐसा नहीं है जो छोड़ सके। रावणहत्ता, सारंगी, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके बपंग क्या है? तो बपंग तत्वाद्य यंत्र है। कमायचा, बपंग, कमायचा, रावणहत्ता, जंतर, सारंगी, है ना। तो सारंगी, रावणहत्ता, जंतर, बपंग और चिकारा, कमायचा, ये क्या है? ये राजस्थान के फेमस तत्वाद्य यंत्र है। इसके अलावा सब ध्यान देना, एकतारा, चौतारा, तंदूरा, गुजरी, दुकाको, सूरिंदा। अब सुशीर का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया जो फूंक से बजाई जाती है वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर में एक तो जो फेमस नाम है वो याद रखना, बांसुरी। बांसुरी में सुशीर यूज करते हैं ना, तो इस वाद्य में फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य होते हैं। जैसे सतारा है, तो सतारा राजस्थान का फेमस सुशीर वाद्य है। अलगोजा, भाई एकदम याद रखना, अलगोजा। तो अलगोजा क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या? अलगोजा ना। सहनाई भी होती है, सबको पता है। एक होता है मशक, नड़, मोरचंग, याद रखना भाई, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, कर्णा, नागफणी, सुरनाई। करना सब याद है, एक भी नहीं छोड़ना, परंतु तीन ये सतारा, अलगोजा, मशंक, मशक और मोरचंग, ये चार फेमस है जो हमको बहुत याद रखने हैं। मशक, मोरचंग, अलगोजा, सतारा। इसके अलावा है पुंगी, सेनाई, नड़, बांकिया, बंसी, बेली, मुरली। मुरली तो नाम से पता चल जाएगा, मुरली तो फूंक से बजाते हैं, है ना। शंख है, फूंक से बजाते हैं। सिंगी, तुरही, कर्णा, नागफणी, सुरनाई, है ना, याद हो। पर मोरचंग याद रखना, अलगोजा याद रखना, और एक याद रखना है आपको सतारा, ये मशक भी याद रखना। ये राजस्थान के प्रसिद्ध सुशीर वाद्य यंत्र है। क्लियर? एक होता है घन वाद्य, जो धातु से निर्मित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक शब्द में घन वाद्य यूज करते हैं उसके लिए शब्द। एक होता है मंजीरा। अब घन वाद्यों में मंजीरा मैंने बताया था ना आपको, जो धातु से निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घन वाद्य। जैसे मंजीरा हमने किया था 13 ताली नृत्य में, मंजीरा यूज करते हैं, है ना, वो बजाते हैं आपस में। अब धातु भी भिड़ेगी जब भी वो क्या करेगी? आवाज करेगी, है ना। तो मंजीरा, झांझ, थाली, रमझोल, रमझोल, करताल, खड़ताल, झालर, घुंघरू, गटा, गुरालिया, गुरालिया याद रखना, रमझोल याद रखना, श्रीमंडल और झांझ, ये क्या है? राजस्थान के फेमस घन वाद्य यंत्र है। क्या समझ में आया? तो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है वो क्या कहलाते हैं? घन वाद्य। जैसे मंजीरा, रमझोल, गुरालिया, ये तीन तो आपको पक्का याद रखना है। इसके अलावा भी सब देखना है, झांझ, थाली, करताल, खड़ताल, झालर, घुंघरू। घुंघरू भी तो क्या है? धातु से बने होते हैं ना। बरनी, श्रीमंडल, झांझ, ये तो ये हमने मोटा मोटा देखा कि राजस्थान में कितनी श्रेणी के वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र होते हैं 4 श्रेणी के। एक तो होता है अपना अवनद वाद्य यंत्र, जो चमड़े से बना होता है। एक होता है अपना तत्वाद्य यंत्र, जिसमें तार का यूज किया जाता है। एक होता है अपना सुशीर वाद्य यंत्र, जो फूंक से बजाए जाते हैं। और एक होता है घन वाद्य यंत्र, जो क्या होता है? धातु से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसको मैंने आपको बता दिया, गोला कर दिया है। बाकी सब भी आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, किस श्रेणी के हैं। अब अवनद वाद्य यंत्र ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे वाद्यों को चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है, जिसे हाथ या डंडे की सहायता से बजाया जाता है। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। चंग सबको बजाए, फाल्गुन महीना शुरू होता है तो होली के अवसर पर हम क्या बजाते हैं? चंग बजाते हैं। तो इसमें ये याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं होती कि इनको हम, इनकी अलग से विशेषताएं हैं वो याद करें। तो जिसकी होगी वो मैं आपको बताऊंगी। डफ, इसको भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। नगाड़ा है, तो क्या है? नगाड़ा क्या है? प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र है नगाड़ा, है ना। नगाड़ा वादक है कौन सा? रामकिशन सोलंकी, ये नगाड़ा वादक है फेमस, जो राजस्थान के हैं। और मंदिरों में आरती के समय, प्राचीन काल में राजा की सवारी के समय हम क्या करते थे? नगाड़ा वो बजाते थे। ठीक है,
टामक है, याद रखना है बस इतना कि टामक क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र है। इसकी क्या विशेषताएं है कि इस प्रदेश के लोग, ये जो अपना प्रदेश में लोक वाद्य है उसमें सबसे बड़ा वाद्य है वो क्या सा है, टामक वाद्य है, अवनद श्रेणी का है और बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, नगाड़ा होता है, नगाड़े से भी बड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है, टामक कहलाता है राजस्थान में, है ना। इसे दोंसा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अगर कोई दे दे तो वो क्या होगा, दोंसा। दोंसा किसका नाम है, टामक वाद्य का, और है क्या ये, अवनद वाद्य है। खंजरी, खंजरी वाद्य का प्रचलन कालबेल या जोगी करते हैं, लेकिन भजन कीर्तन के आयोजनों में भी इसका प्रचलन आमतौर पर किया जाता है। तो खंजरी भी क्या है, राजस्थान के अवनद वाद्य है। नौबत मैंने आपको बता दिया, एक छोटी नगाड़ी, दूसरा बड़ा नगाड़ा जो प्राय सहनाई के साथ बजाया जाता है। नौबत आप याद रखो सिर्फ इतना कि नौबत क्या है, नौबत अवनद वाद्य यंत्र है। ताशा भी क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है ताशा। मुसलमान लोग, इसमें ये याद रखने वाली लाइन है कि मुसलमान लोग इसे अधिकतर ताजिया निकालते हैं, उसके इसमें बड़े बड़े ढोल और झांझ के साथ बजाते हैं। वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, ताशा, ताशा वाद्य यंत्र है, उसका यूज करते हैं। ताशा किस श्रेणी का है, अवनद वाद्य है। ढोलक है, ये सबको पता है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ढोल ढोलक है, वो भी अवनद वाद्य यंत्र है। और डेरू राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में से एक है, और डमरू से कुछ बड़ा पर ढोल से थोड़ा छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, डेरू कहलाता है। क्लियर। मादल है, मादल भी क्या है, ये तो पक्का याद रखना है आपको कि मादल क्या है, राजस्थान का, राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी एक खास विशेषता ये है कि अवनद वाद्य है ना, इसको मुख्यतः ना जनजाति होती है वो बजाते हैं। जनजाति मुख्यतः अगर आदिवासी है तो आज से ये सवाल आ जाए कि कौन सा वाद्य यंत्र है राजस्थान का जो आदिवासियों का वाद्य है, ठीक है, आदिवासी मुख्यतः यूज करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मादल। मादल को आदिवासियों का वाद्य यंत्र अगर कौन सा है निम्न में से ये पूछ ले कोई तो वो होगा अपना मादल। बाकी इनकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये थे अवनद। अब सुसीर वही फूंक से बजाए जाते हैं, मैंने आपको सब बताया था। बांसुरी राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बांस की नलिका से निर्मित होता है, और शास्त्रीय संगीत में तो इसमें मुख्यतः बांसुरी है उसका यूज किया जाता है। इस वाद्य पर एक याद रखो लाइन ये भी आती है कभी कभार कि बांसुरी होती है ना, उसमें 5 से 8 तक छेद होते हैं। बांसुरी सबने देखी होगी, उसमें छेद होते हैं, वो कितने होते हैं, ये भी लाइन आती है कभी कभार, तो आ जाए तो हम क्यों छोड़े भाई, हम भी ध्यान देंगे इसको। तो 5 से 8 तक जिस इस वाद्य यंत्र में बांसुरी में छेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 से 8 तक छेद होती है, ठीक है। सुरनई, ये भी राजस्थान की क्या है, शहनाई से बिन मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र है, एक सुसीर वाद्य यंत्र है, पूरे राजस्थान में प्रचलित है। मुख्यतः सुरनई है जो लंगा जनजाति है, जाति है ना, जनजाति नहीं जाति, जो जैसलमेर क्षेत्र में है वो इसको बजाते हैं। इसे लक्का नफीरी नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ ले आपको सुरनई तो पता हो पर आपको नफीरी ना पता हो कि नफीरी वाद्य यंत्र है राजस्थान में किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो हमें पता होना चाहिए कि नफीरी किसको बोलते हैं। जो सुरनई जो एक सुसीर वाद्य यंत्र है उसी को किस नाम से जानते हैं, नफीरी नाम से जानते हैं। सतारा है, सतारा भी सुसीर वाद्य यंत्र है राजस्थान का, जो एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं इसको। सतारा को अलगोजा से थोड़ा मिलता जुलता है और ये याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नड है, वो भी राजस्थान का फेमस सुसीर वाद्य यंत्र है नड। अलगोजा देखें तो राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में से एक है, बांस की नली का बना हुआ वाद्य है। नली को छीलकर उस पर लकड़ी का एक गट्टा चिपका दिया जाता है जिससे इस नली से आसानी से आवाज निकलती रहती है। क्लियर। अलगोजा आदिवासी भील कालबेलिया जाति है, उनका प्रिय होता है, वो अलगोजा बजाते हैं। मुरली लोकवाद्य यंत्र है, ये भी सुसीर है। और मोरचंग की बात करें तो राजस्थान में लंगा आदिवासी लोगों में प्रचलित जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, अपना मोरचंग है। और यह भी लोहे की छोटी कड़ी से बनाया जाता है जिसका व्यास करीब 4 से 5 इंच तक होता है। ये याद रखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मशक, और ये भी एक अपना अलग स्थान रखता है, बकरी की पूरी खाल से इसको बनाया जाता है मशक को, और ये राजस्थान का सुसीर वाद्य यंत्र है। तत् मैंने आपको बताया जिसमें तार लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्। इसमें दो मुख्यतः वो ध्यान दे लेते हैं अपन, रावणता और जंतर, उसमें कितने तार लगे होते हैं वो देख लेते हैं। इकतारा नाम से पता चलता है, इकतारा का यूज जनरली क्या करते हैं, भक्त होते हैं वो मंदिर आदि में इसका यूज करते हैं। इकतारा यानी जिसमें एक तार लगा हुआ है। क्लियर। रावणता देखते हैं तो रावणता मुख्य लोकवाद्य यंत्र है और कौन सा, तत्वाद्य यंत्र है। इसका मुख्य रूप से मैंने आप पहले बताया था पाबूजी की भोपे होते हैं, तो पाबूजी की फड़ बांधते इसमें किसका यूज करते हैं, रावणत्य का। ये सवाल भी बनाया था ना, तो ये हो गया अपना रावणता। और यह कमान
गज से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। एक तार होता है, उसको जो बजाती है वो क्या कहलाती है, वो कमान कहलाती है, जिसमें तार की तरह घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। राजस्थान का प्राचीन लोक वाद्य यंत्र है। इस पर सुपारी की लकड़ी की लगाई जाती है। नारियल के कटोरे पर इसको क्या करते हैं, खाल मढ़कर बनाया जाता है। याद रखना, किसमें, जो नारियल के कटोरी होती है उस पर खाल मढ़कर क्या बनाया जाता है, रावण हत्था। और जिस कमान गज जो जिससे इसको बजाते हैं, जो कमान होती है उस पर घोड़े की पूंछ के बाल से वो कमान बनाई जाती है। जंतर 2 कोल तुम्बी होती है, उस पर 3-4 फुट लंबा बांस का एक लगा दिया जाता है। गुर्जर जाति, आप ये याद रखो किससे बनता है, इसकी वजह ये याद रखो, इस वाद्य को, जंतर को गुर्जर जाति बगड़ावत का भोपे होते हैं। वो देवनारायण जी की फड़ पास इसमें मैंने बाबू जी का बताया, तो वो क्या करते हैं, बाबू जी के भोपे वो तो रावण हत्था बजाते हैं, और देवनारायण जी की फड़ का वादन कौन करते हैं, बगड़ावत जाति के भोपे करते हैं। तो इनके द्वारा किसका यूज किया जाता है, जंतर का। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर का। ठीक है, क्लियर। बपंग है, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। याद रखना, बपंग जो जनरली कहाँ सर्वाधिक प्रचलन क्षेत्र बपंग का कहाँ है, अलवर क्षेत्र में। तो बपंग का कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक यूज कौन से क्षेत्र में किया जाता है, अलवर क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है बपंग का। सारंगी देखूं तो तत्वाद्यों में सारंगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रीय संगीत होते हैं ना, मैंने अभी बताया, उसके गायन में किसका यूज किया जाता है, तो सारंगी का मुख्यतः यूज होता है। यह सागवान या केरोड की लकड़ी से सारंगी है वो बनाई जाती है। और इसमें कुल कितने तार होते हैं भाई, ये होते हैं सारंगी में 27 तार। सारंगी में कितने, 27 तार होते हैं। और ऊपर की तांतें बकरे की आंत है उससे बनाई जाती है। याद रखना, सारंगी में ऊपर की जो होती है पर तो वो बकरे की आंत से बनाई जाती है। और कितने तार होते हैं, कुल 27 तार होते हैं। गज से इसका वादन किया जाता है, जैसे रावण ताका करते हैं वैसे। और घोड़े की पूंछ के बाल से वो गज होती है वो निर्मित होती है। 3-4-5 तरीके की गुजरातन सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी बहुत प्रचलित है। कमाइचा देखें तो ये भी एक तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सारंगी जैसा वाद्य है, जिसकी बनावट सारंगी से थोड़ी भिन्न है ना। सारंगी थोड़ी, जिसकी बनावट सारंगी से थोड़ी भिन्न है। सारंगी की तबली लंबी होती है, किंतु इसकी गोल या लगभग 1.5 फुट की होती है। गज का उपयोग किया जाता है और इस गज में कुल 16 तार होते हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। कमल साकर खां एक फेमस थे राजस्थान के, वो सारंगी वादन में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वो कमाइचा है, कमाइचा वाचन है। कमल साकर खां, इनका संबंध किससे है, तो कमाइचा वादन से इनका संबंध है। रवाज है, तो रवाज भी राजस्थान का प्रसिद्ध तत्वाद्य यंत्र है। और रवाज है सारंगी जाति का वाद्य, नकती मिजराब से बजाया जाता है। और इसमें कुल कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। रावल लोग हैं वो इसे बजाते हैं। रबाब भी याद रखना, रबाब का प्रचलन क्षेत्र कौन कहाँ है, रबाब का प्रचलन क्षेत्र है मेवाड़ में। और इसमें कुल कितने 5 तार है वो लगे रहते हैं। ये भी तत्वाद्य यंत्र है रबाब। सुरिंदा, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं कि अलग अलग हम याद रखें, दुकाको। अब राजस्थान में कुछ फेमस है, वो है घन वाद्य यंत्र। घन मतलब जो धातु से निर्मित होते हैं वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसमें याद रखने वाली अलग से कुछ चीज नहीं है, हमें ध्यान खाली यह याद रखनी है कि घुंघरू है वो क्या है, तो राजस्थान का घन वाद्य यंत्र है घुंघरू। और रमझोल है वो क्या है, तो रमझोल लोक नर्तकों के पांव में बांधी जाने वाले घुंघरुओं की जो चौड़ी पट्टी होती है ना, एक तो होते घुंघरू, और घुंघरुओं की चौड़ी पट्टी जो घुटनों तक पहन ली जाती है वो क्या कहलाती है, रमझोल कहलाती है। और रमझोल है क्या, रमझोल राजस्थान का घन वाद्य यंत्र है। क्लियर। लेजिम भी है, लेजिम ग्रास्य जाति के लोगों का वाद्य है, वादन में नाच गान के आयोजनों में करते हैं। तो लेजिम क्या है, घन वाद्य यंत्र है। और कौन यूज करता है इसका, तो ग्रास्य जाति है, जनजाति है वो इसको यूज करते हैं। खड़ताल, खड़ताल है सबको पता है, करताल नारद मुनि करताल बजाते थे, खड़ताल बजाते थे, तो घन वाद्य यंत्र है खड़ताल भी, है ना। मंजीरा है, मैंने बता दिया आपको मंजीरा कि 13 ताली नृत्य करते, इसमें जो नृत्यांगना जिसका यूज करती है वो क्या होता है, मंजीरा होता है। और ये घन वाद्य यंत्र होता है। झांझ है वो भी घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल ये हो गया। तो ये राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र थे। इसमें स्पेसिफिक हमको क्या ध्यान रखना है, चारों कैटेगरी बनानी है आपको और सबके याद रखने की है। कुछ खास की मैंने कुछ थे इनकी विशेषता बताई जो एग्जाम में आने लायक है, वो हम सबको याद रखना है। अगला टॉपिक जो अपना है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, ये टॉपिक करेंगे कल की क्लास में। आज बहुत सारा कवर कर लिया है हमने, तो आप कंटिन्यू जो कवर करवा रही हूँ उसको रिविजन करते जाओ, साथ में पूरे चैप्टर को आप पढ़ो अच्छे से। और उसके बाद कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं वो करो, या आपके पास कुछ और एमसीक्यू है वो करो, उससे आपके जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है,
कल की क्लास में फिर मिलते हैं, एक नई जो ये भाषा बोलियाँ हैं या कुछ और टॉपिक अपने आर्ट कल्चर के बच रहे हैं उनको कवर करेंगे। इसके अलावा अपना पहला अकेडमी में RS फाउंडेशन है, वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको RS की प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा प्री RS प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज भी अगर करना चाहो तो आप उसमें भी इनरोल हो सकती हो, ठीक है। तो 16 जनवरी RS फाउंडेशन बैच, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी अपना इनरोलमेंट करवा सकते हो। ओके, कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक यू।